करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों पिछले कुछ टाइम में आप सभी को पता है परफॉर्मेंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का काफ़ी वीक रहा है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो 52 वीक हाई से ये स्टॉक 42.5% ऑलरेडी टूट चुका है। अब ये गिरावट का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न अगर आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं इसके स्टॉक पी का, यानी कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स। अब आप सभी को पता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जब लिस्ट हुई थी तब उस टाइम इसकी हाइप बहुत ज़्यादा बनती हुई दिखी थी, और किसी भी न्यूली लिस्टेड कंपनी का अगर हाइप बनता है तो इसका मतलब है कि उसके वैल्यूएशंस आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसमें जुड़ने में इंटरेस्टेड होते हैं और किसी भी पी पे उसको खरीदने के लिए रेडी होते हैं। अब ऐसे टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसके आने वाले क्वार्टर की अर्निंग्स अगर ख़राब रिपोर्ट हो गए तो वो वैल्यूएशन सस्टेन हो पाना काफ़ी मुश्किल होता है। बट फिर भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का वैल्यूएशन लगातार अगर देखा जाए तो सस्टेन हो भी रहा था। क्यों? क्योंकि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कंपनी थी इस वजह से। और आप सभी ने हिस्ट्री में देखा ही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जब भी किसी बिजनेस में उतरती है तो उस बिजनेस का अच्छा खासा मार्केट शेयर लेने में उनको कोई बड़ा प्रॉब्लम होता नहीं है, क्योंकि अच्छे खासे पैसे हैं उनके पास। एग्जाम्पल के तौर पर जियो टेलीकम्युनिकेशन, रिलायंस रिटेल, जो कि आप देख ही सकते हो। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट में उतरी, उम्मीद था कि एक बड़ा मार्केट ये लेकर रहेगी, बट जब से लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अब तक अगर रिकॉर्ड देखोगे तो नंबर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं से भी वो नंबर ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है कि इसके करंट वायलेशन को वो जस्टिफाई कर सके। इसके ईपीएस देखा जाए तो वो लगातार साइडवेज परफॉर्म किए हैं, और एक टाइम पे जो 150 के पी के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही थी वो गिरकर करीब 90 के पी के आसपास ट्रेड कर रही है। देखा जाए तो 90 का पी भी स्टिल एक्सपेंसिव है जियो के लिए, क्योंकि अगर इसके रिसेंट नंबर्स को देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ जो हमें दिख रहा है वो 90 के पी को जस्टिफाई करने के लिए नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गिरावट दिख रहा है वो गिरावट को आप पूरी तरह से फेयर बोल सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट में पूरी तरह से वैल्यूएशन का खेल होता है। अगर आप अच्छा चीज़ रिपोर्ट करोगे, मतलब अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करोगे, तो वैल्यूएशन आपको ज़्यादा मिल रखा होता है। और अगर आप ख़राब नंबर रिपोर्ट करेंगे, सिंगल डिजिट में ग्रोथ दिखाएंगे, तो आपको 80-90 का पी नहीं मिलेगा, आपको कम मिलेगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा नोट करो। और दोस्तों आप काफ़ी सारे लोगों को ये भी डाउट होता है, या फिर बोल सकते हैं इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्चुअल में देखा जाए तो करती क्या है। क्योंकि वो एज ए एनबीएफसी मार्केट में लिस्ट हुई थी, उसके बाद उनको सीओसी बनना था, और अब देखा जाए तो उनकी कई सारी सब्सिडरीज हैं जो कि डिफरेंट सेक्टर में काम करती है, और उनसे जो उनका रेवेन्यू आता है, लाइक अगर पूरे साल के रेवेन्यू की बात करें पिछले साल, तो 1855 करोड़ का रेवेन्यू इसने दिखाया। और 1855 करोड़ का रेवेन्यू अगर आप पूरे साल में दिखाते हैं तो आपका 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप होना बहुत मुश्किल है। और अभी तो ये 42% गिरने के बाद 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उससे पहले तो ये उससे भी ज़्यादा का मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही थी। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट भी है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो परफॉर्मेंस है वही आपको रिपीट होता हुआ दिख सकता है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी है, इस वजह से कन्विक्शन थोड़ा सा बनता है, क्योंकि पैसे अच्छे खासे हैं। और इन सारी चीज़ों की बेसिस पर आपको समझ आ गया होगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पिछले कुछ टाइम से अगर वीक परफॉर्म कर रही है तो क्यों कर रही है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरीज है तो वो मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह का अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं इस कंपनी को लेकर, फ्यूचर को लेकर, तो वो मुझे भी आप कमेंट में बता सकते हैं।